एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज फर्स्ट शिफ्ट का जो सीटेट का पेपर हुआ है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्लासेस पर जो भाई-बहन विश्वास किए, उनका तहे दिल से आभार। आज आपको दिखाएँगे कि हम लोगों ने जितने प्रश्नों को हल किया था, उसमें से प्रश्न आया हुआ है कि नहीं। और हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हमारे वीडियो से प्रश्न फँसेंगे, वैसा ही हुआ है। आपको लाइव दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पेपर में जो पहला क्वेश्चन है आपका आया था, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। ये हमारे वीडियो से प्रश्न आपको मिलेगा। यही प्रश्न हमने अपने वीडियो में कराया है। ऑप्शन भी शायद यही है। इसमें जो पहला ऑप्शन दे दिया है, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और जो निर्देशित खोज विधि है, ये किससे संबंधित है? ये आपका रचनावाद पर आधारित है। किस पर? रचनावाद पर आधारित है। तो जब ये रचनावाद पर आधारित है, तो वहाँ जो शिक्षक है, वो तानाशाह के रूप में कार्य नहीं करेगा। वो किसके रूप में कार्य करता है? सुविधादाता के रूप में क्या कार्य करता है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये भी देखिए गलत है। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों ने बात करी थी कि पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। कौन-सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल, आपका सही है और ये आप समझिए कि वीडियो से आया हुआ प्रश्न है, हूबहू यही ऑप्शन के साथ आया हुआ है। पूरा ऑप्शन सहित क्वेश्चन फँसा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जिसने एनसीईआरटी क्लासेस पे भरोसा किया है, वो पेपर को पूरा करके आया होगा, इतना हमें विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन-सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? अब देखिए, सबसे पहले आप नहीं को टिक करेंगे। हमने आपको बताया था कि बच्चों में जो वैचारिक समझ है, उसको विकसित करने के लिए कौन-सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अब बताइए, हमने जब कीवर्ड बताया था तभी कहा था कि जहाँ रटने की, याद करने की कंडीशन होगी, वो हमेशा नेगेटिव कीवर्ड होगा। देखिए, पहला ही आपका आंसर क्या है? नेगेटिव है। इसलिए रोट मेमोराइज़ेशन जो है, यही आपका उत्तर गलत हो जाएगा और नहीं है, चूँकि नहीं है इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है? तो कौन-सा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, ये गलत है। ये आप समझिए समझ विकसित नहीं होती है पूछ रहा है, तो नहीं के लिए हमने किया है। नेक्स्ट, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दे रखा है, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मकता और सामाजिक रचनावाद। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा में किसके सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? तो सामाजिक रचनावाद के सिद्धांतों पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेव वाइगॉस्की थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो सामाजिक मेल-जोल के साथ सीखते हैं, चर्चा करते हैं और सहयोग के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसलिए सक्रिय कक्षा वही है, जहाँ छात्र और टीचर एक-दूसरे से मिलकर ज्ञान का निर्माण करें, या सक्रिय कक्षा वही है जहाँ एक छात्र दूसरे छात्र से मिलकर क्या करे, अपने ज्ञान का निर्माण करे। इसलिए कौन-सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट, अब कथन है और कारक। कथन कह रहा है कि समानुभूत यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएँ हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण क्या है? बिल्कुल ये आपका सही है कथन। जो है, यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएँ हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए
तो आपका ये सही है। भावनाएँ और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि जो भावनाएँ हैं और संज्ञान है एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। इसलिए ए तो सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? ऑप्शन दे रखा है, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देना। आप किसी भी चीज पर जोर नहीं दे सकते हैं, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पूरे किए किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके भी गलत है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, तो आपका चौथा भी गलत है। तो कौन सा? आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे हम लोगों ने प्रश्नों पर चर्चा किया है, एक नहीं 1000 बार प्रश्नों पर हम लोगों ने अभ्यास किया है, गलत होने का इनमें चांस है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। दो ऑप्शन दे रखा है, बाहरी पुरस्कारों से अप्रेरित अप्रेरणा। थर्ड ऑप्शन आपका है, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अप्रेरित अप्रेरणा। और फोर्थ ऑप्शन, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अप्रेरित अप्रेरणा। अब देखिए आंतरिक अप्रेरणा क्या है? आंतरिक अप्रेरणा उसे कहते हैं कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं कि वह आपको खुशी दे, आप उसमें अपनी रुचि रखते हैं, न कि इनाम या प्रशंसा के लिए करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा। तो कौन-सा? सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अप्रेरणा को हम लोग आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? अब क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से आपका निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? अब देखिए, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? अब ये योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण तो है ही नहीं। ये आपका प्रकृति परिवेश के विकास पर प्रभाव डालता है। आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो प्रकृति का अर्थ है क्या है? यहाँ पर अनुवांशिकी है, और परिवेश का अर्थ समाज और पालन पोषण से संबंधित है। तो इन दोनों का जो द्वंद्व दर्शाता है क्या है? पहचान में किसका हाथ अधिक है और किसका कम, तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह भरना है के दौरान प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। आपका ये ऑप्शन दे रखा है मध्य वयस्कता, तो ये जो यौन है और व्यावसायिक पहचान की खोज है, ये आपका किशोरावस्था में होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। एक मनोवैज्ञानिक थे एरिक्सन, उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इसमें जो व्यक्ति है उम्र इस उम्र की मतलब किशोरावस्था में जो बच्चा है, इसमें अपनी व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान खोजने की कोशिश करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का रहा है, कथन है बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है? सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ये भी सही है, मतलब ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच का मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न है? अब देखिए, हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि नहीं?
जो अमूर्त तर्क है, वो मूर्त संक्रियात्मक सोच से औपचारिक संक्रियात्मक सोच का और मूर्त संक्रियात्मक सोच का से क्या है? भिन्न है ना? यहाँ पर जैसे पहला दिया है प्रतीकात्मक खेल, गलत हो जाएगा। सेकंड दिया है अमूर्त तर्क, बिल्कुल आपका सही है। क्योंकि जो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक कब से कब तक है? 7 से 11। अब बच्चा केवल उन चीज़ों पर तर्क कर सकते हैं जिन्हें वे देख सकते हैं। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक कब है? 11 से प्लस। तो इसमें वे अमूर्त अवधारणाओं और काल्पनिक स्थितियों पर भी क्या करते हैं? तर्क करने लगते हैं। इसलिए आपका अमूर्त तर्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। यहाँ पर देखिए क्रिया है, बिल्कुल गलत। दूसरा परिपक्वता है, ये भी गलत। पियाजे ने परिपक्वता पर बहुत जोर दिया था। इसको ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने परिपक्वता पर बहुत जोर दिया था, लेकिन उन्होंने किसका? सांस्कृतिक परिवेश का जो है, संस्कृत का नज़रअंदाज किया था संस्कृत को, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही सुमेलित युग्म है? इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। ऑप्शन क्या दे रखा है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान। ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव, बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही है। जो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण है, ये बुरे परिणामों से आपको क्या करती है? बचाती है। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो इस स्तर में जो बच्चा होता है ना, वो सही या गलत का फैसला इस आधार पर करता है कि उसे सजा मिलेगी या नहीं। वह नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए करता है। कौन-सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन-सी मान्यता समान है? मतलब इन दोनों में कौन-सी बात एक समान है? देखिए, बच्चों का विकास चरणों में होता है, इसमें समानता नहीं है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये दोनों ने बात कही हुई है। पियाजे ने भी कही हुई है और वाइगोस्की ने भी कही हुई है। ये दोनों का मानना है, दोनों ही रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। दोनों का मानना था कि जो बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बच्चा जो है ज्ञान का सक्रिय रूप से अनुभवों से अर्थ निकालता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चे में बहुत क्षमता होती है, जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं, जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। और हमने आपको इसको बताया है, इसी को हमने क्या कहा था? जेडपीडी, अर्थात वह कार्य जहाँ समीपस्थ विकास का क्षेत्र और जो दूसरे के सहयोग से करते हैं, उसको हमने बताया था एमकेओ। और जो दूसरा सहयोग कर रहा है, उसी को मतलब जो मदद कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते थे? स्कैफोल्डिंग कहते थे। अस्थायी टेम्परेरी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। और जेडपीडी वो क्षेत्र जहाँ बच्चा कार्य बिना दूसरे की सहायता से नहीं कर सकता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कथन और कारण से सवाल है। यहाँ पर कथन दे रखा है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कि जो बच्चे हैं, बच्चे परीक्षण और विस्तारित अवलोकन संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? विशिष्ट आयाम, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। और क्षमताओं में तुलना करना चाहिए, होना चाहिए, तो ये आपका गलत। कारण क्या दे रखा है? बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, जबकि इसको पोषित किया जा सकता है। दोनों गलत हैं, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य बच्चों को लेबल करना या तुलना करना नहीं होता, बल्कि उनकी जो मदद करना है, वो होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका और आधुनिक जो विज्ञान है, वो ये साबित भी कर चुका है। इसलिए
आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है, तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है और कोशिश कर रही है कि वे जेंडर स्थिरता का निर्माण करें। गलत। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। बिल्कुल, वह कोशिश कर रही है किसका? जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हम लोगों ने इन प्रश्नों पर चर्चा नहीं किया हुआ है? खूब सारा चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। देखिए फिर आ गया किससे? जेंडर से रिलेटेड। कारण दे रखा है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर किससे है? लड़कियां सही और गलत, तो ये भी गलत हो गया जेंडर रूढ़िवादिता से, और यहाँ भी गलत हो गया क्योंकि मस्तिष्क लड़कियों में और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल कर रखा है। तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार एक बदलाव हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कथन और कारण के सवाल पूछे गए हैं। विद्यार्थियों को के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने की प्राथमिकता पर विविधता का सामान्य चित्रण। तो बिल्कुल आपका जो विविधता है इसके सामान्य चित्रण पर, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जो हर एक बच्चे का अपना अलग से तरीका होता है, बच्चा अलग तरीके से सारी चीज सीखता है। इसे कमी या असामान्यता के रूप में नहीं, बल्कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? मानव विविधता के रूप में, एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्से के रूप में इसको देखना चाहिए। तो कौन सा? विविधता का सामान्य चित्रण ही आपका सही उत्तर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक संदर्भित। उसको क्या कहते हैं? मानक संदर्भित। तो कौन सा? आपका पहला ऑप्शन दे रखा है आत्म संदर्भित, गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है मापदंड संदर्भित, ये भी गलत है। तीसरा आपका होगा प्रारूप संदर्भित। चौथा ऑप्शन आपका सही है मानक संदर्भित। इसमें देखिए मानक संदर्भित क्या होता है? जैसे कि हम ये कहें कि वह कक्षा में प्रथम आया और उसने, कोई बच्चा है जिसे हम लोग कहें कि कक्षा में प्रथम आया और उसने 90% बच्चों से बेहतर किया, तो हम उसका क्या कर रहे हैं? मानक संदर्भित आकलन कर रहे होते हैं। इसका विपरीत जो होता है वो क्या होता है? मापदंड संदर्भित होता है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग गलत कर दिए होंगे, इसलिए मानक और मापदंड में कौन सा इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब पहला दे रखा है आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में कार्य करना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा, गलत। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मापदंड संदर्भित होना चाहिए। इसमें कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों सही है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? ऑप्शन दे रखा है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है कि एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है आपका एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें
और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्द की सूची बनाएँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा ये है कि एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं का पहचान करें, बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि अगर आपको सूची बनाना है, जो शीर्षक है उसके बारे में सोचना है, तो सोचना एक सरल कार्य है, लेकिन 2 अलग-अलग दृष्टिकोण की तुलना से नहीं आप सोच सकते। एक ही एक ही उनके पीछे एक ही जो पूर्वाग्रह है, उसको समझना दिमाग पर जोर डालता है, इसलिए आप क्या करेंगे कि जो एक ही घटना को दर्शाए, ऐसे ही 2 अखबारों को लेंगे और उसमें निहित मान्यताओं की पहचान करेंगे, तो कौन-सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार सबसे ज़्यादा कथन और कारक से सवाल दिया गया क्वेश्चन पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो पढ़े हैं, पूरा कर लिए होंगे। नेक्स्ट, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। जो कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, बिल्कुल सही है और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो कि छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी आपका सही ही है। तो और ये आपका व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं, अक्सर आप लोग देखते हैं कि जैसे बच्चे की हैंडराइटिंग हो या वर्तनी हो, खराब है, जैसे बच्चा मान लीजिए डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, तो शिक्षक उसे कम बुद्धिमान समझ लेते हैं और शिक्षक का यह पूर्वाग्रह बच्चे का क्या करता है, मनोबल को नुकसान पहुँचाता है, जिससे उनके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। कौन-सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन-सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अच्छा तरीका नहीं है? अब नहीं के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन दे रखा है अलग-अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये सही है। हमसे नहीं पूछा है, ध्यान देना है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सही है। बचा कौन? विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये गलत है और उत्तर आपका यही सही है, प्रश्न के अनुसार। चूँकि नहीं पूछा है, चूँकि यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी है, उसमें विविधता का सम्मान तो है। विविधता का सम्मान करने का मतलब क्या होता है? सबको साथ लेकर चलना, ना कि पूर्वाग्रह के कारण उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर उनके पहले में कोई धारणा बन जाए, क्या बना लेना। तो ये आपका गलत हो जाएगा और प्रश्न के अनुसार यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन-सा है? अब देखिए यहाँ पर एक दे रखा है गत समन्वय वैकल्प। अब इसमें दे रखा है ठीक से देख, सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपका क्या हो जाएगा? गलत है, ये मेल नहीं है। और उसके बाद गुणज वैकल्य है, इसमें पढ़ने की क्षमता, जबकि आपको पता है कि गुणज में पढ़ने की कैलकुलिया है तो गणित और लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आपका अब उसके बाद लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। देखिए जो उत्तर है क्या होगा? डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य को ही कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगर इसको आप लोग हिंदी से देखे होंगे, थोड़ा-सा आप गलत कर सकते हैं। बट इंग्लिश भी अगर आपने देखा होगा, तो आप बिल्कुल सही कर ले जाएँगे क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है, उसी को हम लोग लेखन वैकल्य कहते हैं और इसमें सूक्ष्म पेशी, कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। इसको आप लोगों ने पढ़ा है। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वलीनता के जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ है। पेपर बहुत ही ईज़ी है। बस आप लोगों को थोड़ा-सा
समझ के करना है और ये चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया और सारे प्रश्नों पर चर्चा किया हुआ है। अभी मैं आपको वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊँगा कि कितने प्रश्न जो हम लोग हमारे वीडियो से आए हुए हैं। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करने में। तो इसमें आसानी होती है, इसमें नहीं। इसमें आसानी नहीं होती है। अजनबियों के साथ संवाद करने में ये भी गलत हो जाएगा। बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करने में भी गलत है। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में बिल्कुल आपका जो 4th ऑप्शन है, यही सही है। स्वलीनता जो ऑटिज़्म होता है, इसको हम लोगों ने मनोविज्ञान में भी किया हुआ है, इंग्लिश में भी किया हुआ है, दोनों जगह किया हुआ है। जूझ रहे विद्यार्थियों को किसमें आसानी होती है? निश्चित और पूर्वानुमानित दिनचर्या का पालन करने में। कौन-सा? 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्यों? और एक चीज़ हमने बताया था ये क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर बदलाव से घबराते हैं। उन्हें एक जैसा रूटीन बहुत पसंद आता है। यही कारण है कि उन्हें सुरक्षित महसूस होता है कि उनका एक जैसा रूटीन होता है, तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है। इसमें दे रखा है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, जबकि होती है क्या? अधिक, इसलिए आपका यही गलत है। कौन-सा? फर्स्ट ही गलत है। देखिए अब ये सब प्रश्न हम लोग नहीं पढ़े हैं, सारे आपके वीडियो से प्रश्न फँसे हुए हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, अभी हम प्रूफ भी दिखाएँगे आपको कि पूरा वीडियो से आया हुआ प्रश्न है। पेपर बहुत ही सरल है, बट इतना है कि हम लोगों ने प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा हुआ है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न कथन और कारण से संबंधित हैं। थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग हल ना कर पाएँ। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। अब देखिए त्रुटि विश्लेषण हमने बताया था कि ये बच्चा अगर त्रुटि विश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब बच्चे में क्या है? बच्चा एक्टिव है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, यही सही है। कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थियों के लिए गलतियाँ करते हैं विद्यार्थी, वो खुद पहचानते हैं और समझते हैं कि वे कहाँ गलत थे। तो उनकी यह समझ गहरी होती है और वे इस जानकारी को बहुत लंबे समय तक याद कर पाते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ऑप्शन दे रखा है प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। देखिए, जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, वो किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है, बिल्कुल नहीं, आपका गलत हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए, गलत है। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, बिल्कुल 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, वो जो है यह बताता है कि कार्य को कैसे करना है। साइकिल चलाना है या गणित के सवाल को हल करना है, तो यह चरण और प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। अगर हम लोग घोषणात्मक ज्ञान को देखें, तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक तथ्य और सूचनाओं को क्या करता है? आधारित होता है, उस पर आधारित होता है। इसलिए आपका कौन-सा 4th ऑप्शन प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन विषयों जिन वि विषयों विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। अब आप देखिए कि जिन विषयों को हम लोग क्या करते हैं, जिन विषयों को विषयों विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय होता है। क्या? लंबा समय और जब लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए क्या करते हैं, स्मृति में बने रहते हैं, तो कौन-सा सही हो जाएगा? आपका लंबा समय और लंबी, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें अपनी पुरानी समझ में बदलाव करना पड़ता है, तो उसका जो विस्तार करना होता है, मस्तिष्क को अधिक मानसिक प्रयास करना पड़ता है।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग कोई चीज़ पुरानी समझ में बदलाव करते हैं, तो जो हमारी मस्तिष्क होती है, उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, इसलिए लंबा समय लगता है। लेकिन अगर एक बार इस प्रक्रिया में हम लोग डीप प्रोसेसिंग में चले गए, गहराई में चले गए, गहन सोच में शामिल हो गए, तो वह जानकारी हमारे दिमाग में बहुत लंबे अवधि के लिए क्या होती है, अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाती है, इसलिए लंबा समय लगता है और लंबे समय के लिए स्मृति में बने रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कथन है शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो कारण क्या दे रखा है? कारण कह रहा है जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म-मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस का समझ का समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो कौन-सा? आप समझिए कि यहाँ पर क्या है कि दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। ए भी, आर भी और आर ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।